सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैं नेता नहीं हूं, मैं सैनिक हूं। सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, माताओं बहनों से, सरदार की उपाधि यदि किसी ने दी तो वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था। कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, यनवी गाडगिल, ने एक बार कहा था कि गांधी जी ने जो सोचा सरदार पटेल ने उसे सच किया और जमीन पर उसे लागू किया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यनवी गाडगिल जो एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने कहा है। या एक झंडे के नीचे भारत सांस ले रहा है तो उसके पीछे भी डंके की चोट पर हमें कहना चाहिए किसी का योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। मेरे बहनों भाई, मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति आज के कुछ वर्षों पहले एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। लोग ये कहते थे, नेता वह है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने यह करके दिखा दिया और यह प्रेरणा हम लोगों ने ली है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि जिंदगी में जो कुछ भी कहा जाए उसे किसी हद तक जाना पड़े उसे पूरा किया जाना चाहिए। कहने और करने में, कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। इस साल भारत में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के भी 150 साल पूरे होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस साल भारतीय संविधान जब बना था उसके भी मेरे बहनों भाइयों 75 वर्ष का समय पूरा हो रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं विशेष रूप से अपने नौजवान भारत सरकार के मंत्री, खेल कूद और युवा विकास मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने सरदार पटेल के 150 वर्ष में युवाओं द्वारा जो राष्ट्रीय पद यात्रा निकाली जा रही है उसकी बखूबी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। और जैसा मैं देख पा रहा हूं मेरे बहनों भाइयों कि यह आयोजन काफी सफल साबित हुआ है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आपके राष्ट्रीय पद यात्रा की चर्चा केवल गुजरात की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रही है। बहनों भाइयों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। सरदार पटेल में मैंने जो समझा है, चाणक्य की कूटनीति थी और शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का समावेश यदि देखने को मिलता है किसी नेता के अंदर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर देखने को मिलता है। और उन्होंने जिस तरीके से जूनागढ़, निजामशाही और देश की कुछ अन्य रियासतों का भारत में विलय कराया, वह काम केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा ही व्यक्ति इस काम को कर सकता था। साथियों, मैं मानता हूं कि सरदार पटेल की विरासत बहुत बड़ी है। आज का मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ आज जो भारत है वह उनकी विरासत है। एकजुट और अखंड भारत सरदार पटेल की विरासत है। अगर हमारे पास सक्षम प्रशासन और मजबूत सिविल सर्विसेज हैं तो यह भी सरदार पटेल की ही विरासत है, किसी दूसरे की विरासत नहीं है। अगर किसान हमारे राष्ट्रीय चिंतन के केंद्र में हैं, जिसकी कि हमारे प्रधानमंत्री भी चर्चा करते हैं, बराबर कदम उठाते हैं, उनके हित की चिंता करते हैं, तो यह भी मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही विरासत है। साथियों, अगर सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, शुचिता और कर्तव्यबोध को महत्व दिया जाता है तो इसे भी मैं मानता हूं यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही विरासत है। यदि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर माना जाता है तो इसे भी मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही यह विरासत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था मेरे बहनों भाइयों कि मैं नेता नहीं हूं। ध्यान से सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैं नेता नहीं हूं, मैं सैनिक हूं। बहनों भाइयों, चाहे वह 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हो या 1928 का बारडोली सत्याग्रह हो, सभी में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बारडोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान बढ़ाने का उन्होंने जमकर विरोध किया था और इसके खिलाफ उन्होंने सक्रिय रूप से भारत में एक आंदोलन भी चलाया था। सरदार पटेल के इसी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई और हमारे किसानों की मांगों को उन्हें मांगना पड़ा था। और साथियों, इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं, माताओं बहनों से, सरदार की उपाधि यदि किसी ने दी तो वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा था, यहां की मातृशक्ति ने। बहनों भाइयों, हम लोग लगातार सुनते आए हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान यह मांग पारित हुई थी, मगर कम लोग इस बात को जानते हैं कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज किसे कहते हैं इसे परिभाषित किया गया था। पूर्ण स्वराज की परिभाषा को क्लैरिफाई करने का काम, इसका स्पष्टीकरण करने का काम उसी अधिवेशन में किया गया था। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का भी एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को भी अपनाया गया था। और इसी अधिवेशन में मेरे बहन भाइयों, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जो आज निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, उसी अधिवेशन में इसका भी प्रस्ताव पारित हुआ था। यह सारे प्रस्ताव ही बाद में शिक्षा के अधिकार को लागू करने की अपने में यह घोषणा बने थे। मेरे बहनों भाइयों, 1935 में सरदार पटेल ने किसान सभा की अध्यक्षता की और जमींदारी को समाप्त करने का प्रस्ताव भी उन्होंने पास कराया था। किसानों के प्रति भी कितने संवेदनशील थे, जानते थे इस सच्चाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, हमारा भारत यह खुशहाल नहीं हो सकता है। सरदार पटेल ने भूमि सुधार के लिए भी बहुत ही प्रभावी कानून बनाने के लिए उन्होंने काम किया था। कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, यनवी गाडगिल, ने एक बार कहा था कि गांधी जी ने जो सोचा सरदार पटेल ने उसे सच किया और जमीन पर उसे लागू किया। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यनवी गाडगिल जो एक बहुत बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने कहा है। या एक झंडे के नीचे भारत सांस ले रहा है तो उसके पीछे भी डंके की चोट पर हमें कहना चाहिए किसी का योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। मेरे बहनों भाई, इतिहास गवाह है कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत इरादों और सशक्त नेतृत्व में हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में विलय करने पर मजबूर कर दिया गया था। मेरे बहनों भाइयों, अगर कश्मीर के विलय के समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सारी बातें मान ली गई होती तो इतने लंबे समय तक भारत को कश्मीर की समस्या का सामना न करना पड़ता। सरदार पटेल जी ने हमेशा बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन जब रास्ते बंद हो गए तब उन्होंने कठोर रास्ता भी अपनाने में रंच मात्र संकोच नहीं किया था। हैदराबाद के विलय के लिए भी आपने देखा होगा, हैदराबाद के विलय के संबंध में भी जरूरत पड़ी तो कठोर रुख अपनाने में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकोच नहीं किया था। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कठोर रुख न अपनाया होता तो शायद हैदराबाद आज वह भारत का हिस्सा न रह जाता। 30 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था, अब तक जो ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा थी, उसमें न तो कुछ इंडियन था, न तो उसमें सिविल था और न ही कोई सर्विस की भावना थी। इसको यदि किसी ने समझा तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समझा। और उन्होंने उस समय के नौजवानों को ऐसे हालात को बदलने के लिए आगे आने का आह्वान किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने नौजवानों से कहा था
कि उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रशासनिक सेवाओं का गौरव बढ़ाना है, प्रशासनिक सेवाओं का सम्मान बढ़ाना है और भारत के नव निर्माण के लिए उन्हें स्थापित करना है। साथियों, नए भारत को बताना है कि सरदार की यह प्रेरणा थी और भारत के प्रशासनिक सेवा की तुलना यदि की जाती है तो स्टील फ्रेम से तुलना की जाती है। यह देन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और मेरे बहना भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन पूरी शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक था। एक भी आरोप उनके जीवन में कभी नहीं लगा था। वे भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही सख्त थे और उन्होंने साफ कहा था, किसी भी मंत्री के खिलाफ यदि कोई शिकायत आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे कितने भी बड़े पद पर कोई क्यों न बैठा हो, और यदि आरोप सही पाया जाता है तो मंत्री को अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने अपने साथियों को भी इसी कसौटी पर कसने का काम किया था। वैचारिक मतभेद होते हुए भी सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया। 1946 में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया था। 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन जब गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि नहीं, नेहरू को बनने दीजिए, अपना नाम वापस ले लीजिए, तो क्षण भर की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देर नहीं लगाई थी और तुरंत उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1929, 1936, 1939 के बाद जो चौथा मौका था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस ले लिया था। लोग जानते थे जीतेगा कोई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जीतेंगे, लेकिन नाम वापस ले लिया। यह है उनकी विरासत, व्यक्तिगत हित और महत्वाकांक्षा के ऊपर शीर्ष नेतृत्व के फैसले और देश हित को ऊपर रखना। अक्सर यह तर्क दिया जाता है सरदार पटेल की उम्र बहुत हो गई थी, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। बहनों भाइयों, यह बात सरासर गलत है। मैं कहना चाहता हूं, मोरारजी देसाई 80 साल की ऊपर की उम्र हो गई थी, यदि वह भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे तो 80 साल के कम वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते थे? मैं लोगों से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। उनका मत साफ है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय इसकी सभी के साथ होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के मॉडर्नाइजेशन पर, सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। आर्मी की जरूरत की चीजों पर अपने ही देश में बनाया जाना चाहिए, अपनी देश की धरती पर बनना चाहिए, अपने देशवासी नौजवानों के हाथों से बनना चाहिए। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, आज हम चाहे तोप हो, मिसाइल हो, समाप्त होते होते
50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के दूसरे देशों को। बहनों भाई, सरदार पटेल आजीवन किसानों के लिए कार्य करते रहे। यह तर्क दिया था। मेरे बहनों भाइयों, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कुएं और सड़क बनाने का काम तो सरकार का होता है। कुएं और सड़क बनाने का काम तो सरकार का होता है। उसके लिए स्मारक से पैसे का इस्तेमाल करने का सुझाव यह बेतुका लगता है मुझे, यह सरासर गलत है। और इससे सिर्फ एक बात साफ होती है कि उस समय की सरकार हर कीमत पर सरदार पटेल की महान विरासत को छिपाना चाहती थी। महान विरासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल की दबाना चाहती। नेहरू जी ने स्वयं को तो भारत रत्न दे दिया। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय भारत रत्न नहीं दिया जा सकता था? मैं इस सवाल का जवाब लोगों से मैं चाहता हूं, लेकिन उस समय नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा के, मेरे बहनों भाइयों, सरदार पटेल को उचित सम्मान देने का निर्णय लिया है। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार तालियां बजाकर इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक एकता के सूत्र में बांधने का काम कर रही है। यह कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल्य के साथ, मेरे बहनों भाइयों, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सुन लीजिए आज मेरी बात, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है।